हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की एक नई कहानी के साथ। इस पाठ का नाम है ईदगाह और ईदगाह के लेखक है श्री प्रेमचंद जी। तो आइए जानते हैं हम लेखक के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी की द्वारा रचित इस कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दिखाया गया है। ये कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की एक अनूठी मिसाल है। आइए जान लें कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं। सबसे पहला मुख्य पात्र है खुद हामिद और उसके बाद है अमीना जो कि हामिद की दादी है और उसके बाकी सारे मित्र जो है महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। तो बच्चों, किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है और गांव में बड़ी ही हलचल है इस ईद को लेकर के, इस त्योहार को लेकर के। ईदगाह जाने की लोग अपनी अपनी तरह से तैयारियां किए जा रहे थे। किसी बच्चे के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहा है, तो किसी का जूता पड़े पड़े रखे रखे ही टाइट यानी कड़ा हो गया है, तो उसमें वह तेल डालने के लिए तेली के घर भागे जा रहा है। जल्दी जल्दी ईदगाह जाने की तैयारी में जानवरों को यानी कि गाय बैलों को सानी पानी का अर्थ होता है भोजन यानी चारा। तो गाय और बैलों को सानी पानी जल्दी जल्दी दी जा रही है। ये सारी जल्दबाजी ईदगाह जाने की है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जाएंगे तो कुछ समय तो वहाँ बिताएंगे ही। तो इसीलिए लड़के सबसे ज़्यादा आज प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि उनकी ईद है। किसी ने एक रोज़ा रखा है। रोज़ा का अर्थ होता है फास्टिंग यानी उपवास। तो किसी ने एक रोज़ा रखा है, तो किसी ने सिर्फ दोपहर तक रोज़ा रखा है, तो किसी ने वो भी नहीं रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ थी और वो खुशी खुशी ईदगाह जाने के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। रोज़ा तो देखा जाए तो सिर्फ बड़े और बूढ़ों के लिए था। उनके लिए तो क्या थी? सिर्फ ईद। वो सिर्फ ईद मनाना चाहते थे। अब वो रोज ईद का नाम रटते रटते थे। आज ईद आएगी, कल ईद आएगी, इस समय आएगी। लो, वो दिन भी आ गया। और अब लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? बार बार ये प्रश्न बच्चे आपस में पूछ रहे थे कि अरे अब किस बात की देरी है, चलो चलें, ईदगाह चलें, मिलकर चलें, मज़ा आएगा। ऐसा आपस में बातचीत चारों मित्र करते हैं। सब अपनी जेब में हाथ डालकर अपने खजाने, अपने कोष को टटोलते हैं। वे देखते हैं कि उनके पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और फिर खुश भी होते हैं और फिर तुरंत उसे रख भी देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। अनगिनत पैसे हैं, अनगिनत चीज़ें आज मैं लेकर आऊँगा, ऐसा महमूद ने सोचा। और तो और मोहसिन भी अपने पॉकेट में हाथ डालकर गिनने का प्रयत्न करता है कि आखिर उसके पॉकेट में कितने आने हैं, कितने पैसे हैं। वह इस प्रकार से गिनता है 1, 2, 3, 8, 9, 15। ओहो, पैरों में तो जैसे उनके पंख लग गए हों। बस वो किसी भी तरह से अब ईदगाह जल्दी जल्दी पहुंच जाना चाहते हैं और अपने जेबों में पड़े पैसों से वो बार बार ये सपना देखते हैं कि इतने पैसों का आखिर हम क्या क्या नहीं खरीद सकते, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बहुत प्रसन्न है सभी के सभी। हामिद, अब कहानी में आता है हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ यानी अमीना के गोद में सिर रखकर सोता है और हामिद के पाँव में, ऐसा इस कहानी में बताया गया है, उसकी गरीबी को दर्शाया गया है कि
उसके पैरों में ना तो जूते हैं और उसके सिर पर एक पुरानी धुरानी सी टोपी है जिस पे लगा हुआ गोटा यानी चमकीला रंग जो गोटा होता है जो कपड़ों में लगाया जाता है वह भी इतनी पुरानी हो गई थी कि काली पड़ गई थी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते तो फिर किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके ठंडी हवा का मजा लेते और अपने पीछे छूट गए मित्रों का भी वहां बैठकर बेसब्री से इंतजार करते और अपनी उस उतावलेपन में कहते, ओह कितना धीरे चलते हैं ये लोग, हम इतने आगे पहुंच गए, वो अभी तक यहाँ तक आए भी नहीं, क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो मान लीजिए कि उसके पैरों में पंख लग गए। आज उसके पैर जमीन पे नहीं थे, अर्थात आज हामिद बहुत प्रसन्न था। चलिए चलते चलते शहर भी आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें शहर में लगी हुई थी। ये अदालत है तो ये कॉलेज है तो वहाँ क्लब का घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, ऐसा इन चारों मित्रों के आपस की बातचीत को बताया गया है। सब लड़के नहीं पढ़ते हैं जी, वहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उस कॉलेज में बड़े बड़े मूंछों वाले लड़के पढ़ते हैं, ऐसा एक मित्र ने उससे कहा। इतना पढ़कर, हामिद ने पूछा, आखिर इतना पढ़कर वो क्या करेंगे जी। हमारे मदरसे अर्थात स्कूल, हमारे मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं और बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं। बस जब देखो मार खाते रहते हैं, बहुत ही कामचोर हैं और कोई काम ढंग से नहीं करते। इस जगह भी शायद उसी तरह के लोग रहते हैं, है ना? ऐसा हामिद ने पूछा कि सहसा यानी अचानक उन बच्चों की नज़र पड़ी ईदगाह पर। लो, ईदगाह आ गया। तो ईदगाह में सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज ख़त्म भी हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं और तब गले मिलने के बाद वहाँ जो लगा हुआ बड़ा सा मेला था उसमें तरह तरह की चीज़ें, वस्तुएं सब बिक रही थीं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होने लगता है। धावा का मतलब उस तरफ दौड़ भाग होने लगती है जिस तरफ मिठाइयाँ और खिलौने हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कोई कम उत्साहित नहीं था। यह देखो, हिंडोला का अर्थ होता है बड़ी वाली चक्री, जिस पे बहुत सारे लोग बैठते हैं। कभी चक्री ऊपर जाए तो कभी चक्री नीचे जाए। बस हिंडोला के पास खड़ा एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे 1 पैसा दो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे और कभी तो लगेगा कि जमीन पर गिरते हो। ऐसा चरखी पे बैठे बैठे आपको अनुमान आने लगेगा। तो उस चक्री में क्या होता है कि लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट और ये सारे जो जानवर है लकड़ी के बने हुए, सब छड़ों से यानी आयरन रॉड से लगे हुए थे, टंगे हुए थे। और वह व्यक्ति कहता है, 1 पैसा दो और इस पे बैठ जाओ और हाँ 25 चक्रों का आराम से मजा लो। महमूद, मोहसिन और नूरे और समी, ये सभी वो सभी इन घोड़ों और ऊंटों पर आराम से बैठ जाते हैं। हामिद लेकिन दूर खड़ा होकर ये सब देखता है। 3 ही तो पैसे थे बेचारे के पास। उसके कोष का 1/3 बस जरा सा चक्कर काटने के लिए तो वह खर्च नहीं कर सकता था। ऐसा हामिद ने सोचा कि 25 चक्रों के लिए मैं 3 पैसे बर्बाद नहीं कर सकता था। सब बच्चे चरखियों पर चढ़ते हैं, घूमते हैं, मजा लेते हैं और फिर उतर जाते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे? अब सभी बच्चे दौड़ रहे थे किस ओर? खिलौनों की दुकानों की ओर।
उधर दुकानों की कतार लंबी लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने हैं, जैसे सिपाही और गुजरिया, गुजरिया अर्थात स्त्री, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने वहां पर रखे थे। अब ऐसा लगता था मानो अभी बोल उठेंगे। तो सबने खिलौनों को देख लिया, सबका मन भी मंत्रमुग्ध हो गया। तो सबने सोचा कि आखिर इस खिलौनों की दुकान से हम क्या क्या खरीदेंगे। तो सबसे पहले महमूद क्या लेता है? दुकान से सिपाही। वह दुकान से सिपाही लेता है, जो कि खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला था। और हाँ, उसके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक भी रखी हुई थी। मालूम होता था कि अभी बस वह कवायद किए जाएगा। कवायद का अर्थ होता है एक्सरसाइज, कोई नियम और कानून का पालन कर रहा हो जैसे। अब बारी आई मोहसिन की। मोहसिन ने क्या खरीदा? मोहसिन ने खरीदा एक भिश्ती। भिश्ती अर्थात वह व्यक्ति जो पानी पिलाता है दूसरों को। उसके पास एक चमड़े से बना एक थैला होता है, एक बैग होता है, जिसमें वह पानी भरता है और सभी प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाता है। तो मोहसिन ने क्या खरीदा? उसने खरीदा भिश्ती। कमर उसकी झुकी हुई थी, उस भिश्ती की कमर झुकी हुई थी और ऊपर से मशक रखे हुए था। मैंने अभी आपको कहा वह एक चमड़े का थैला लिए हुए होता है। तो उसने अपने कंधे पर एक मशक टांगा हुआ था। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। अब बारी आई नूरे की। अब देखे तो नूरे ने आखिर बाजार से क्या खरीदा। नूरे को वकील जी बहुत पसंद आए, तो उन्होंने वकील वाला खिलौना खरीदा। और उसकी खासियत क्या थी? वकील की खासियत ये थी कि वह काला चोगा पहने हुए था। चोगा का अर्थ होता है यूनिफॉर्म। काले रंग का कोट पहना था वकील। आप लोगों ने देखा होगा कि वकील किस तरह के कपड़े धारण करते हैं। तो भाई नूरे के वकील ने तो काले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके नीचे की जो अचकन थी वह सफेद रंग की थी। अचकन के सामने की जेब में एक छोटी सी घड़ी भी लटकी हुई थी जंजीर से। और उसके एक हाथ में क्या था? कानून का किताब, एक पोथा लिए हुए था। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी अभी किसी अदालत से बस बहस करके अभी अभी चले आ रहे हैं। यह सब कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। भला वह इतने महंगे खिलौने क्यों खरीदता और क्या करता? और उस खिलौनों के लिए वो 2 पैसे खर्च कर देगा। उसने सोचा कि यदि खिलौना कहीं हाथ से अगर छूट पड़े तब तो चूर चूर हो जाएगा, और जरा जरा पानी भी पड़ा तब तो खिलौने का पूरा रंग ही उतर जाएगा। भला ऐसे चीजों को खरीद के मैं क्या करूंगा? लेकिन वह अपनी ललचाई आंखों से खिलौने की ओर देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए ही सही उसके मित्र उसे भी हाथों में वो खिलौना दे, ताकि वो इन खिलौनों को छू सके। अर्थात ये कहने का अर्थ है कि एक तरफ तो हामिद का मन था कि वह खिलौना खरीदे, लेकिन गरीबी के कारण, कम पैसे होने के कारण वह अपने पैसे इन खिलौनों पे बर्बाद नहीं करना चाहता था। चलिए, सभी बच्चों ने तो अपने अपने पसंद का खिलौना खरीद लिया। अब बारी आई अगली जगह की, और अगला स्थान क्या था? खिलौनों के बाद सबके सब बढ़ गए मिठाइयों की दुकान के पास। तो किसी ने खरीदी रेवड़ियाँ, तो किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा खरीदा, और सब उसे मज़े से खा रहे थे। लेकिन
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की भी लगी हुई थी, सजी हुई थी। तो उनमें कुछ गिलट और कुछ नकली गहने भी थे। नकली गहने का अर्थ होता है उस पर सोने या चांदी का पानी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिस पे पानी सिर्फ चढ़ा रहता है, वो सब लोहे की वस्तुओं से बनी होती हैं। तो लोहे की दुकान पे और क्या मिलेगा? लोहे की दुकान पे क्या सजी थी? कुछ नकली चीज़ें और कुछ गिलट से बनी हुई वस्तुएं। लड़कों के लिए यहाँ पर कुछ भी आकर्षित नहीं था। तो उनके लिए कुछ जब आकर्षित ही नहीं था तो वो वहाँ से आगे चल पड़े। वे सब आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर ही रुक जाता है। और उसी समय उसकी नज़र किस पे पड़ती है? वहाँ रखे हुए लोहे से बने एक चिमटे पर। उसे अचानक ख्याल आता है, याद आता है कि दादी के पास तो चिमटा नहीं है, और जब भी मेरी दादी रोटियां तवे पे बनाती है तो उतारते समय रोटियों को उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह इस दुकान से चिमटा खरीद लेता है तो उसकी दादी कितनी खुश हो जाएगी, फिर उसकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। और घर में देखा जाए तो एक काम वाली चीज़ भी वो खरीद के ला देगा। तो बाकी सब खिलौनों को लेने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा हामिद ने सोचा कि मैं मिट्टी के बने खिलौने क्यों लूँ, मैं लूँगा लोहे से बना या चिमटा। तो हामिद के साथ ही तो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के वो कहाँ रुकते हैं? चलते चलते वे रुकते हैं सबील पर। सबील का अर्थ होता है शरबत की दुकान, यानी सब वहाँ पर खड़े खड़े आराम से शरबत पी रहे होते हैं। और तभी कहते हैं, देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खरीद ली। हामिद सोचता है कि देखो मुझे तो पूछा भी नहीं इन लोगों ने। सब मिलकर, सारे मेरे मित्र मिलकर आपस में मिठाइयाँ खा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, पर मुझे किसी ने भी नहीं दी। उस पर कहते हैं कि हाँ मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। अब अगर किसी ने भी मुझे कोई काम करने को कहा ना, तब पूछूंगा खाई मिठाइयाँ? अगर खाई ना तो तुम्हारा मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकल जाएंगी, आपकी जबान तो चटोरी है। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने तो चिमटा लिया है। हंसेंगे तो हंसेंगे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा। उसने किसने? हामिद ने। हामिद, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में उथल पुथल रही थी। वह बहुत कुछ सोच रहा था अपने मित्रों के बारे में कि जब मैं चिमटा लेकर अपने मित्रों के पास जाऊंगा तो भला कैसी प्रतिक्रिया होगी। तो उसने कहा, जाने दो, जो भी वो कहें, मैं तो यही चिमटा खरीदूंगा। और उसने दुकानदार से पूछा कि भैया ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और देखा कि उसके आसपास तो कोई आदमी ही नहीं है। तो फिर दुकानदार ने कहा, कितना छोटा बच्चा, ये क्या करेगा लोहे के चिमटे से? तो उसने कहा, देखो भाई, यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ऐसा कहा उसने। अब आपके सामने यहाँ पर मैंने एक मेले का चित्र दिखाने का प्रयास किया है। आप इस चित्र में कई प्रकार के आयोजित दुकानों को देख सकते हैं, जो कि आप अपने वास्तविक जीवन में भी अनुभव करते होंगे। जैसे हम जब भी मेले में जाते हैं, कई वस्तुएं वहाँ मेले में दिखाई देती हैं। जैसे खाने की वस्तुएं हो गई, खिलौनों की वस्तुएं हो गई, झूले हो गए। तो इसी प्रकार का मेला वहाँ लगा था, जहाँ हामिद अपने मित्रों के साथ घूमने गया था। अब चलिए आते हैं कि दुकानदार ने क्या कहा होगा हामिद को। तो उसने कहा हामिद को, जब हामिद ने पूछा कि भैया ये चिमटा कितने का है, तो दुकानदार ने कहा, बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ नहीं है? बिकाऊ नहीं है तो क्यों यहाँ रखा है? बताते क्यों नहीं? क्या पैसे लगेंगे? ये जो भाषा मैंने अभी कही, क्या पैसे लगेंगे, ये वहाँ की साधारण बोलचाल की भाषा है, अर्थात कितने पैसे लगेंगे। दुकानदार ने हामिद को पहले ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल तो बैठ ही गया।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि हामिद का दिल क्यों बैठ गया, क्योंकि उसकी जेब में कितने पैसे थे? सिर्फ 3 ही पैसे तो थे, तो भला वह 6 पैसे की वस्तु कैसे खरीद लेता? तब हामिद ने जरा अपने आप को संभाला और कहा दुकानदार से, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक बताओ, तब मैं लूँगा। तब दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक बताऊं तो 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो हामिद का बेचारा कलेजा तो एकदम घबराने लगा। वह मजबूत करके अपने कलेजे को बोला, देखो भैया, 3 पैसे लोगे तो मैं ये सामान खरीद लूँगा। कौन सा सामान? चिमटा, लोहे का चिमटा। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि अचानक दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। यानी घुड़कियाँ का अर्थ होता है मन ही मन बातें करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जब हम कोई वस्तु पसंद नहीं करते हैं और आगे चलते हैं तो पीछे दुकानदार कुछ कुछ बोलता है जो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन लगता है, हमें अनुभव होता है कि कुछ तो उसने कहा। तो इस तरह की घुड़कियाँ वह नहीं सुनना चाहता था, लेकिन दुकानदार ने बिल्कुल भी घुड़कियाँ नहीं की, बल्कि हामिद को बुलाया और उसे चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने उस चिमटे को अपने कंधे पर इस तरह से रखा मानो कि कोई बंदूक लेकर आया हो, और बड़े शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया और बोला, जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं अब इस मेरे चिमटे को देख करके। अब उस चिमटे को देख करके आगे हम पढ़ेंगे कि उसके अलग अलग मित्रों की क्या क्या आलोचनाएं और क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। तो पहले तो मोहसिन ने जोरदार हंसी हंसी, उसके बाद कहा, अरे यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिरा के दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा क्या कोई खिलौना है? हामिद बोला, देखिए किस तरह से वो हर बातों का, हर चीज़ों का जवाब देता हुआ आगे बढ़ता है। तो हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी अगर कंधे पर रखूं तो लो बन गई बंदूक, और हाथ में लिया तो ये फकीरों का चिमटा बन गया, और हाँ, अगर मैं इसे अपने हाथ में रख लूं तो ये क्या बन जाएगा, मंजीरे का भी काम कर लेगा। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान ही निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, लेकिन मेरे चिमटे का एक भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो सम्मी ने अपनी खंजरी ली थी। खंजरी, वो उससे प्रभावित होके बोला, मेरी खंजरी के बदले में दोगे क्या अपना चिमटा? 2 आने की है मेरी खंजरी। हामिद ने खंजरी की ओर बड़े उपेक्षापूर्ण तरीके से देखा। उपेक्षा मतलब उसे नज़रअंदाज करते हुए बड़ी शान से उसने कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पीट फाड़ डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी तो ढप ढप बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म ही हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा तो तुम्हारी इस खिलौनों से लाख गुना बेहतर है। वह आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, हर परिस्थिति में डटकर सामना करेगा, खड़ा रहेगा। चिमटे ने तो सभी को मोहित कर लिया भाई, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे कि वे लोग वापस जाकर लोहे की दुकान से चिमटा खरीदते? सब ने तो अपने पैसे, सारी वस्तुएं खरीदकर पहले ही समाप्त कर ली थी। और अब धीरे धीरे धूप भी तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी, और रास्ते में आते समय उसने, महमूद के पिताजी ने उसे कुछ खाने के लिए दिया था, जो कि उसने हामिद के साथ मिल बांट कर खाया। सब मित्र सोचने लगे, ये हामिद है तो बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने न मिठाइयाँ खाई,
न खिलौने खरीदे, अपने पैसे बचा के रखा और देखो कितना समझदारी से ये सामान खरीद लिया। अब बालकों के देखा जाए तो इस कहानी में दो दल बन गए थे, यानी दो ग्रुप में ये पूरी कहानी में बच्चे बट गए थे। एक और थे मिट्टी के और दूसरे थे लोहे के, यानी जो लोहे का पक्ष ले रहे थे वे बच्चे अलग ग्रुप में और जो मिट्टी का सामान खरीदे हुए थे वो अलग पक्ष में। तो दो पक्ष में हमारे कहानी के बच्चे बट गए थे। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के तो छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर बस भाग जाएंगे और तो और वकील साहब की तो नानी ही मर जाएगी और चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा तो रुस्तमे हिंद है जो लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उस शेर की आंखें निकाल लेगा। भाई इस चिमटे से सब के सब बहुत प्रभावित हुए और फिर मोहसिन ने भी एड़ी और चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। तो हामिद ने चिमटे को सीधा करके खड़ा करके कहा, भिश्ती को अगर एक डांट बताएगा ना तो वो दौड़ता दौड़ता जाएगा और पानी भर के लाएगा और दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। वह महमूद से कुमुक पहुंचाई। उसने कहा, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में तो बंधे आएंगे ना, इधर उधर घूमेंगे, तब वहां पर कौन उनकी पैरवी करेगा? वकील साहब ना। तो हामिद ने उसकी इस सवाल का कोई जवाब नहीं सोचा। तो उसने कहा, हमें आखिर पकड़ने आएगा ही कौन? नूरे ने अकड़ के कहा, यह सिपाही बंदूक वाला यह आएगा तुम्हारे चिमटे को पकड़ने के लिए। तो हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से ही भागोगे। पकड़ेंगे क्या ये बेचारे हमें? मोहसिन ने एक नया उपाय सोचा और उसने कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, क्योंकि ये तो बावर्ची खाने में ही रहेगा ना, ये तो वहीं पे काम आता है। उसने समझा था कि शायद हामिद मेरे इस सवाल पर लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में तो बहादुर लोग ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना तो ये काम है जो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? रुस्तमे हिंद। तो महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में सिर्फ जमीन पर ही पड़ा रहेगा। आपस में इन मित्रों के बातचीत हो रहा है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को जैसे सजीव ही कर दिया। कितनी ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के अलावा और कर ही क्या सकता है? हामिद को तुरंत उस समय कोई फड़कता हुआ उत्तर न सूझा, तो उसने जल्दबाजी में ये कहा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर अगर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह के उत्तर आपस में मित्र एक दूसरे को दिए जा रहे थे और ये साबित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि उनका जो खिलौना था वो दूसरे के खिलौनों से सर्वश्रेष्ठ था। तो बच्चों, इस भाग को खत्म करने से पूर्व मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप हामिद के मित्र होते तो आप हामिद को क्या कहकर परास्त करने की कोशिश करते? आप ही तो कुछ कहते ना। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कहते कि अरे ये तो सिर्फ एक मामूली सा चिमटा है। यदि और कोई बच्चे होते तो हो सकता है उनका जवाब आता कि खिलौनों से भला चिमटे की क्या बराबरी, खिलौने तो देखने में कितने आकर्षित होते हैं और चिमटा तो आखिर चिमटा है,
कोई खिलौना थोड़े ही है। तो इस तरह के जवाब हो सकता है आप दे सकते हैं। तो आपके जवाब क्या होंगे हमें लिखकर जरूर भेजिए, या फिर उसे आप अपनी रचनात्मक लेख द्वारा भी हम लिख करके तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊंटों पर बैठ करके 25 चक्रों का मजा ले रहे थे मेले में, तब दूर खड़ा हामिद भला क्या सोच रहा था? जैसा कि मैंने इस कहानी में बताया कि जब बच्चे 25 चक्रों का, वो गोल गोल पहिया घूमता है, चक्र घूमता है जिस पे लोग बैठते हैं मेले में, तो जब उस पे बैठे थे, मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, तब हामिद यही सोच रहा था दूर खड़े होकर कि भला थोड़े से चक्कर काटने के लिए मैं अपने खजाने का 1/3 भाग कैसे दे सकता हूँ। वह अपने पैसे को खर्च इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था? बच्चे और खिलौने दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौनों के लिए तरसता था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे उसके पास। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है, अभी हैं तो पल दो पल में हाथ से छूटे और टूट गए। वह मन ही मन उनकी निंदा कर रहा था। बच्चों, इस भाग की समाप्ति यानी ईदगाह के पहले भाग की समाप्ति के बाद अगले भाग में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ, किसने क्या सोचा, और आप स्वयं भी कल्पना करें और उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ईदगाह का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।